हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ड्राफ्टिंग का क्या पैटर्न है, क्या सीक्वेंस है कि हमें पढ़ना है उससे अच्छे से। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ड्राफ्टिंग में पार्ट्स कितने हैं। तो इसमें 2 पार्ट्स आ जाएंगे आपके, पार्ट ए, पार्ट बी। तो पार्ट ए आपका हो जाएगा 70 मार्क्स का एंड पार्ट बी होता है आपका 30 मार्क्स का। तो क्या कौन से पार्ट से स्टार्ट करना है आपको, और उस पार्ट में भी आपको क्या मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर चलना है कि कुछ मतलब हट छोड़ के करने हैं, तो वो मैं पूरा बताने वाली हूँ आपको। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि पार्ट ए से स्टार्ट करना है, क्योंकि उसमें 70 मार्क्स आपके पूरे लॉक हो जाते हैं और उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चंस और ड्राफ्ट्स पूरा आ जाता है अच्छे से। तो 70 मार्क्स से आप अच्छे से करो कि 70 मार्क्स में भी आप पहले करो अपने वन फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो, बेसिक्स पूरा मॉड्यूल से पढ़ के अच्छे से, क्योंकि उसमें पूरे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके काम आएंगे एग्जाम हॉल में। तो फिर उसके बाद आप एकदम फिर आप बीच के जो चैप्टर्स हैं 3 4 5 वो छोड़ के एकदम पीछे आ जाओ, फिर 8 और 7 चैप्टर अपना कंप्लीट करो। उसके बाद आप क्या करो कि 3 4 5 6 चैप्टर्स करो। तो इससे क्या होगा ना आपका कि जैसे आपने ये 3 4 5 6 कंप्लीट कर लोगे अपने, तो उसके बाद आप अपने ड्राफ्ट्स उठाना और उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करना अपनी। मतलब बीच में ये बोलूँगी कि यार देख, थ्योरी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम प्रीवियस अटेम्प्ट्स में देख चुके हैं कि आईसीएसआई ने थ्योरी पे भी बहुत फोकस किया है। तो सिर्फ ड्राफ्ट ये मत सोचो कि ड्राफ्टिंग का पेपर है तो ड्राफ्ट ही ड्राफ्ट आएँगे। पहले अपनी थ्योरी को पूरा स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद ड्राफ्ट्स में जाओ। तो मैंने ये किया था कि अपनी पूरी पार्ट ए को थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कर लिया था पूरा, और ऐसे नहीं किया था कि मैंने 1 2 3 करके स्टार्ट किया हो। आपको पता है थर्ड चैप्टर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ है, रजिस्ट्रेशन है, स्टैम्प ड्यूटी है, तो ये सारे ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं एग्जीक्यूटिव में। तो आप ऐसा कर सकते हो कि थर्ड चैप्टर को थोड़ा लेट मतलब स्टार्ट करो अपने प्रिपरेशन, आपको क्योंकि बनता है वो। तो पहले ये कर लो कि फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कर लो अपना। सिक्स्थ वाले में भी बोर्ड रिजोल्यूशन और ये सब है, तो वो भी हमने मतलब थोड़ा थोड़ा आता ही है, थोड़ा मतलब उसमें इंटरेस्ट आता है। तो आप वो सब बाद में कर सकते हो, पहले आप अपना फोर्थ फिफ्थ क्योंकि हमने नहीं पढ़े हैं तो वो सारे कर कर सकते हो अपना। और हम लोगों का जैसे न्यू सिलेबस में ऐसा हुआ है कि मतलब बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं रखी गई है, बहुत कम थ्योरी है, ड्राफ्ट पे ज़्यादा फोकस है मतलब फोर्थ फिफ्थ वाले चैप्टर्स में। तो आप यही करो अपना कि पहले थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करो पार्ट ए की, उसके बाद ड्राफ्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट करो अपनी। फिर पार्ट ए जब आपका पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाए, और ना पार्ट ए में ऐसा होता है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि 70 मार्क्स के लिए आपके पास सिर्फ 8 चैप्टर्स है। तो ऑन एन एवरेज आपका 7 to 8 मार्क्स का एक चैप्टर से आने का पूरा पूरा चांस है। तो आप ऐसा करो कि अपने लाइन बाय लाइन पूरा अच्छे से पढ़ के मॉड्यूल एकदम अच्छे से कर लो। उसके बाद आप पार्ट बी में जाओ, और पार्ट बी में भी एक सीक्वेंस है पढ़ने का। लाइक अगर आपने 12 चैप्टर से स्टार्ट कर लिया ना, तो आप फिर आगे पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बल्कि है। वही चैप्टर पढ़ने में आपके पूरे 2 3 दिन चल जाएंगे और आप डीमोटिवेट हो जाओगे कि यार ये ड्राफ्टिंग खत्म ही नहीं होती है। तो आप पहले करो कि अपना 10th चैप्टर करो प्लीडिंग का। है तो प्लीडिंग भी बड़ा, पर वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस बार तो वैसे आईसीएसआई ने 13 चैप्टर से ही पूरा पूछ लिया था। तो आप ऐसा कर सकते हो कि अपना पहले 9 10th पढ़ो, ठीक है। तो 9 10th को कंप्लीट करके फिर आप 11th और अपना 14 कंप्लीट करो। उसके बाद 13 और लास्ट में एकदम 12th चैप्टर उठाओ, क्योंकि अगर आप बीच में 12 चैप्टर उठाने गए तो आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाओगे। मैं सच बता रही हूँ आपको, क्योंकि 60 पेजेस का वो चैप्टर है और मार्क्स का इतना कुछ आता नहीं है। तो एकदम से आप 60 मार्क्स मतलब पेजेस पढ़ोगे और उसके बाद वो आएगा भी नहीं, तो थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि यार क्या इतनी मेहनत। और हाँ, एक चीज़ और है कि मैंने जो आपको पूरा चैप्टर्स बताए ना, इसमें आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। लाइक कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईसीएसआई ना कभी भी किसी भी चैप्टर से 10 15 मार्क्स का पूछ लेगा, तो आप एकदम ब्लैंक हो जाओगे कि यार ये तो मैं छोड़ के आया था। तो ये मत करो, सब कुछ पढ़ते चलो, एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है हमें। और ड्राफ्ट को तो मैं ये बोलूँगी आपको कि ड्राफ्ट की प्रैक्टिस में ये बोलूँगी आपको करनी ही करनी है, पर ऐसा नहीं करना है कि फिर एक-एक ड्राफ्ट आपको लिख के देखना है। लाइक क्लास में मैंने सौम्या मैम की क्लास ली थी, तो उसमें ऑलरेडी उन्होंने पूरे ड्राफ्ट्स लिखवा दिए थे। उसके बाद मैंने कुछ ऐसे एडिशनल प्रैक्टिस के लिए सिर्फ़ ये करती थी कि मैं फॉर्मेट देख के पॉइंट याद कर लेती थी कि अच्छा सेल डेट है तो उसमें कितने पॉइंट्स आते हैं। लाइक पावर ऑफ अटर्नी है तो उसमें कौन-कौन से पॉइंट है, और खुद को समझाओ कि ये पावर ऑफ अटर्नी क्या होती है। अच्छे 2 लोगों के बीच का अच्छे ट्रांज़ैक्शन होता है इसमें, ठीक है। ये पूरा आप अपने आप को समझा लो माइंड में। ये नहीं कि आप ब्लाइंडली बस लिखते जा रहे हो कि भई हाँ, मैं ड्राफ्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो सिर्फ़ आप सामने से सामने लिखते जा रहे हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपके पास बुक नहीं होगी लिखने के लिए। तो बुक बंद करके खुद से देखो कि कौन से पॉइंट्स आपके मन में आते हैं। और एक चीज़ और कर सकते हो कि लाइक आप ना स्टिकी नोट में लिख लो कि कौन से पॉइंट्स सारे ही ड्राफ्ट्स में सेम है, तो वो आपको लास्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और एक चीज़ और कर सकते हो आप कि आप ना अपना स्टार्टिंग से ही जितने भी हियर एंड आफ्टर, रिज़ॉल्व फर्दर दैट, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं,
तो हम लोगों को ना ड्राफ्ट्स के वो एक कॉपी में साइड में आप लिख लो, ताकि एकदम जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर खड़े हो ना, तो आप पूरा एकदम देख के चले जाओ कि हाँ, ये लिखना है मुझे। क्योंकि यही वो वर्ड्स हैं, यही वो टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो एग्ज़ामिनर आपके ड्राफ्ट्स में चेक करेगा। लाइक वो पूरा ड्राफ्ट नहीं पढ़ेगा और आप भी जानते हो कि पूरा ड्राफ्ट पढ़ने को उनके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो आप वो टेक्निकल वर्ड्स दिखा के उन्हें शो कर सकते हो, प्रेज़ेंटेशन अच्छी रख के शो कर सकते हो कि आपको चीज़ें बनती हैं और आपको प्रेज़ेंट करना आता है। क्योंकि ड्राफ्टिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वो आपकी स्किल्स चेक करेंगे कि कितनी अच्छी प्रेज़ेंटेशन स्किल है इस बंदे के पास। तो वही आपको करना है ड्राफ्टिंग में। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को रटना है, पर हाँ, समझते चलो। लाइक पार्ट बी में तो मैं यही बोलूँगी आपको, क्योंकि बहुत लेंदी है, तो जितना हो सके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो कि आप उसमें लिख पाओ। और ना इस बार ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने जितने 2 अटेम्प्ट से ऐसा हो रहा है कि 25 मार्क्स का ऐसा कुछ रैंडम पूछ लेते हैं, जैसे इस बार लेटर ऑफ क्रेडिट से पूछ लिया पूरा 25 मार्क्स का। तो यही लेके चलो यार दिमाग में कि कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से आपका रैंडम 25 मार्क्स का आ जाएगा। तो आप ये सोच के नहीं चल सकते कि ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है या ये लेस रिलेवेंट है। आप सब टॉपिक को इस तरीके से पढ़ो कि कल को अगर उस टॉपिक में से 25 मार्क्स का आ जाए तो आप वो अटेम्प्ट कर सको। ये ना हो कि अगर आप उस टॉपिक को ही छोड़ के गए हो और वही टॉपिक से 25 मार्क्स का आ गया, तो आप उसमें कुछ लिख ही नहीं पाओगे। तो सब चीज़ें प्रोफेशनल में उम्मीद होती है बच्चे से कि वो उसे सब कुछ आता है। लाइक वो इंस्टीट्यूट आपसे माँगेगा। लाइक हम लोगों को ऐसा हुआ था कि सौम्या मैम ने ना पहले इम्पोर्टेंट बता दिए थे कि ये मतलब आप पढ़ सकते हो, इनमें से बहुत उम्मीद है कि आ जाएगा। पर लास्ट में जब हम ड्राफ्टिंग का पेपर देकर आए, हम इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि मैम ने भी ये चीज़ बोली कि इस बार एकदम रैंडमली उन्होंने कुछ और ही पूछ लिया, जो हमें आज तक इर्रेलेवेंट लगती थी। और लास्ट में ऐसी फीलिंग आती है कि यार फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतना रट क्यों रहे हैं हम चीज़ों को, जब वो आ ही नहीं रहा लिखने को। पर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। बस आप अभी से ये लेके चलो दिमाग में कि ये ड्राफ्टिंग का पेपर आपकी प्रेज़ेंटेशन स्किल्स को देखेगा। आप कितने अच्छे से उस पैनिक सिचुएशन को भी मेंटेन करके दिमाग में पेपर नहीं छोड़ोगे अपना। पेपर पूरा लिख के कितना अच्छे से आप अपने माइंड को समझाओगे कि कोई बात नहीं, ये पेपर सबको नॉर्मल उतना ही आता होगा, तो अच्छे से लिख के आओ अपना, पूरा अपना अटेम्प्ट अच्छे से करो। तो यही कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं मेरी, जिनसे आपका ड्राफ्टिंग का पेपर ना बहुत अच्छा हो सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो आप प्लीज़ लाइक करिए, मेरे मतलब शेयर कर सकते हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच।